युविका हैं और हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ रहे हैं। क्वांटिको रिसर्च से चीफ इकोनॉमिस्ट युविका सिंघल और हमारे साथ साहिल कपूर आ गए हैं। वो हैं डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, डीएसपी म्यूचुअल फंड बेसिकली। साहिल कपूर जो है वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं और मार्केट के हर एरिया को एक्शनेबल कैसे बनाया जाए उसकी तरफ काफ़ी काम करते रहते हैं। युविका, साहिल, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं मैं। युविका, बाजार जो है वो इस पॉलिसी में काफ़ी कॉन्फिडेंट जा रहा है, एटलीस्ट अभी का अगर हम पोजीशन देखें तो, क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि रेट हाइक छोटा होगा। लेकिन कमेंट्री किस तरह की आएगी? हमारी आरबीआई साहब तो पहले ही ऐसा लगता है कि ग्रोथ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कंपेयर टू इन्फ्लेशन बैटलिंग। इस बार तो यूएस मार्केट भी डविश हो गया। आपको लगता है कि बाजार खुश होगा उनकी कमेंट्री से? किस तरह की कमेंट्री आ सकती है आपके हिसाब से? बिल्कुल, जैसे हम सोच रहे हैं कि जो रेट हाइक होगा वो कम होगा। 35 बेसिस पॉइंट्स हमारा कॉल है और देखा जाए तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो कमेंट्री आएगी वो एक पिवट को हमें लगता है दर्शाएगी। पिवट किस लिए? आप देखा जाए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें चेंज आया है। एक, जैसे आपने बोला, ग्लोबली यूएस में भी एक स्टेप डाउन हो रहा है जो रेट हाइक्स की क्वांटम थी। तो जहां 75 बेसिस पॉइंट्स की बात हो रही थी, अब वहां 50 बेसिस पॉइंट्स की ही रेट हाइक की बात हो रही है यूएस में। तो वो जो जंबो रेट हाइक्स हम देख रहे थे ग्लोबली, वो कहीं ना कहीं अब एक लोअर लेवल पे आते हुए दिख रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण है कि जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है, ना कि सिर्फ ग्लोबली बट इंडिया में भी हमें कहीं ना कहीं वो घटती हुई दिख रही है। तो अगर आपको याद होगा, अक्टूबर का सीपीआई नंबर आया था अराउंड 6.77। जो नवंबर का अब सीपीआई नंबर आएगा, हमें लगता है कि उसमें और दिखाई देगा कि सीपीआई की जो ट्रैजेक्टरी है वो नीचे जा रही है। और हमारा आंकड़ा जो हम देख रहे हैं नवंबर सीपीआई का, वो कहीं ना कहीं 6.1 के आसपास होगा। तो करीब करीब 70 से 80 बेसिस पॉइंट्स की वहां पे भी हमें नीचा दिखाई देगा सीपीआई इन्फ्लेशन। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट कारण ये भी है, अगर देखा जाए जो एमपीसी मिनट्स थे पिछली बार, उसमें 2 एक्सटर्नल मेंबर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डविश स्टैंस लेते हुए दिखाई दिए। और यही एक कारण हमें लगता है कि इस बार की जो एमपीसी और जो आरबीआई पॉलिसी है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ना कि वो एक 50 बेसिस पॉइंट से 35 बेसिस पॉइंट्स आते हुए दिखेगा, बट एक डिविजन ऑफ थॉट प्रोसेस भी मेंबर्स में जो आया है वो भी कहीं ना कहीं दर्ज जाएंगे। और इसी कारण हमें लगता है कि देयर इज हाई चांस कि जो उनका स्टैंस है, जो अभी तक विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन रहा, कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल की तरफ रुझाव लेता हुआ दिखेगा। और यही आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्री में जो टेक अवे रहेगा, वो देखना है कि जो उनका स्टैंस है वो कैसे तब्दील हो रहा है। स्टांस चेंज होता हुआ स्टांस, आपने बहुत अच्छी बात बोली। बाजार भी रेट ऑफ चेंज को ज़्यादा गौर करता है। यहाँ से किस तरह का बदलाव आ सकता है, क्योंकि बाजार एक फ्यूचर की डिस्काउंटिंग मशीन है। साहिल, आपने इस फ्यूचर की डिस्काउंटिंग काफ़ी पहले स्टार्ट कर दी थी, जब आपने अपना नोट निकाला था इन्फ्लेशन से गिरने वाले बेनिफिशियरीज कौन से हैं, आपने बाजार की अटेंशन ड्रॉ की थी। क्या अभी पूरी तरह प्राइस इन करने लगा है बाजार इन्फ्लेशन का मजबूती से गिरना, या अभी उतना नहीं कर रहा है? मुझे लगता है कि एक जिसको मार्केट में पिवोट का नाम दिया जा रहा है, मार्केट उसे एंटिसिपेट कर रहा है। मुझे लगता है कि कुछ प्राइसिंग इन ऑलरेडी हो रही है, लेकिन अभी काफी बाकी है। मुझे लगता है अभी काफी लंबा रास्ता बाजार को तय करना है इसको डिस्काउंट करने के लिए। और युविका जी ने एकदम सटीक बताया कि इस समय मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या है, कि इंटरेस्ट रेट कम बढ़ेंगे जो ओवरऑल लेवल है, और दूसरा कि कहीं ना कहीं कमेंट्री में कुछ चेंज या स्टांस में चेंज आना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मार्केट में असल चेंज या डिस्काउंटिंग तब देखने को मिलेगा, और शायद वो डिस्काउंटिंग पूरी हो जाएगी जब ये एक्चुअल हम देख पाएंगे। अभी जो भी हम नंबर्स देख रहे हैं या जितनी भी फोरकास्ट हैं, ये सब इस नंबर पे बेस्ड है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इसमें मेरे 2 टेक हैं। पहला तो मुझे लगता है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है इन्फ्लेशन गिरने की, वो उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। मुझे लगता है इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से गिर सकती है आने वाले कुछ 3 से 6 महीनों में, अगर हमें कोई नए सरप्राइजेस नहीं मिले। और दूसरा मुझे लगता है कि जो आज की पॉलिसी है उसमें आरबीआई के पास बहुत ज्यादा प्रोत्साहन, बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं है अपनी स्टांस को चेंज करने का। मे बी शायद वो फेड के लिए वेट करेगा
कि वो अपना स्टांस क्या रखता है या किस तरह की आउटलुक देता है, कितना हॉकिश या डॉविश रहता है। तो शायद मुझे लगता है कि आज आरबीआई रेट से प्ले कर सकता है, जहां मार्केट एक्सपेक्टेशन है 35 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की, शायद वो 25-30 करे, कम करे मार्केट एक्सपेक्टेशन से, लेकिन अपना स्टांस सेम रखे जब तक फेड अपना स्टांस क्लियरली नहीं बताता है। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो है वो होने वाली है बिफोर बजट, जहां पे शायद एक क्लियर पिवोट हमें मिलेगा। हो सकता है आज आरबीआई एक ज्यादा बोल्ड कॉल ले, तो मुझे नहीं मालूम कि वो कितना बोल्ड कॉल लेगा, लेकिन होपफुली हम एक रिले रेस में नहीं है जहां पे हर सेंट्रल बैंक एक दूसरे को फॉलो कर रहा हो। लेकिन अभी तक ये रिले रेस चल रही है पिछले कुछ महीनों से, तो मुझे लगता है कि अभी कोई इंसेंटिव नहीं है उस रिले रेस को छोड़ने का। शायद वो वेट कर सकते हैं 14 दिसंबर को फेड क्या बोलता है। एब्सोल्युटली साहुल, वो तो एक बड़ा की इवेंट है ही जिस पर नजर है कि 13-14 दिसंबर और आज इंडिया के लिए एमपीसी, लेकिन वहां से डायरेक्शन तो खैर बहुत आती हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबली भी देखें तो पेन तो काफ़ी कम हुई है, और जैसे आप बता ही रहे हैं, आपके तो इनिशियल रिएक्शन में ये बात है कि तेजी से इन्फ्लेशन नीचे आ सकता है, और ग्लोबली जो हेडविंड्स थी वो कहीं के आप टेलविंड्स हैं। डॉलर इंडेक्स को आप देखें, आप क्रूड को देखें, क्रूड तो $80 के भी नीचे है। आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल था वो भी 85 से 90 की ब्रैकेट का है, उससे भी काफी नीचे है। तो ग्लोबली भी सारे फैक्टर्स वीव इन कर रहे हैं इस पॉजिटिव स्टोरी को। व्हाट डू यू से? जी देखिए, मार्केट सुप्रीम होता है, वो एंटिसिपेट करता है, हम पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें शायद देर से मालूम चलता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे लोअर ऑयल प्राइसेस हो या डॉलर इंडेक्स के अंदर सॉफ्टनेस हो, ये सब फैक्टर्स जो हैं वो क्लियरली इंडिया आउट परफॉर्मेंस में दिखते हैं हमें, और ये आउट परफॉर्मेंस हमें दिखा है पिछले 6 से 9 महीने में। तो मुझे लगता है मार्केट ये सब चीजें फैक्टर इन कर रहा है। दो चीजें मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं मार्केट ये अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि कितनी तेजी से इन्फ्लेशन गिर सकता है। इसका एक छोटा आपको एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप ओवरऑल ऑयल मार्केट को देखेंगे, अभी क्रूड ऑयल के जो एस्टिमेट है आरबीआई $100 पे लेके चल रहा है, अभी हम $80 पे हैं। हमारा FY23 का एवरेज कुछ $103 है, कैलेंडर ईयर 22 का। सो वहां पे मेरे ख्याल से जो डिफरेंस है वो तकरीबन $20 का है, और $20 का डिफरेंस होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को काफी बड़े नंबर से गिरा सकता है, कंज्यूमर लेवल पे तकरीबन 30 से 50 बेसिस पॉइंट गिरा सकता है। तो ये जो डिफरेंस इन एक्सपेक्टेशन है वो अभी तक बेक इन नहीं हुआ है नंबर्स के अंदर, शायद ये होगा। दूसरा, क्या ऑयल प्राइसेस और गिर सकते हैं? हमने लगातार पिछले 3 से 6 महीने में कुछ डेटा दिखाया है। अभी कुछ डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑयल मार्केट देखेंगे तो जो सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट है वो क्रूड ऑयल में नहीं हुई है, उसके प्रोडक्ट्स में हुई है, डीजल और पेट्रोल में। तो अगर आप उसके स्प्रेड्स देखेंगे, जो सबसे स्टिकी स्प्रेड था, जो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो था यूएस का डिस्टिलेट स्प्रेड। वो कल जो है सितंबर के लेवल्स के भी नीचे आ गया है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट मार्केट भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है, नॉट ओनली इन यूएस, इन यूरोजोन, एशिया, सब जगह ये दिख रहा है हमें होता हुआ। मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है जहां पे मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रहा है ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन को, और कोर लेवल्स पे भी ये नंबर अवेलेबल है देखने के लिए। तो शायद ये प्राइसिंग इन मे बी इस पॉलिसी के बाद, आरबीआई पॉलिसी और फेड के बाद, या फिर प्री बजट पॉलिसी के बाद थोड़ी एक्सेलरेट हो जाए। आपने काफ़ी ग्रैन्युलर डिटेल में जाके बात बताई है कि क्यों बाजार इन्फ्लेशन की गिरावट को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, यानी सरप्राइज होने के गुंजाइश बाकी है। काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट इसीलिए हम ईटीएन ऑफ स्वदेश पे ऐसे नए रिफ्रेशिंग गेस्ट को भी लाते हैं, पर्सपेक्टिव को लाते हैं, ताकि नया थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव मिल सके। वैसे साहिल, आपका फिटनेस रेजिम भी काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा है आज, काफ़ी वेट ट्रेनिंग और डाइटिंग कर रहे हैं आप, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए भाई, फिटनेस की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की भी फिटनेस इस समय बाकी सब देश पूरे दुनिया भर में इतनी शानदार है, तो हमें भी क्यों नहीं फिट होना चाहिए। युविका, आपने वर्ल्ड बैंक की कल कमेंट्री देखी कल शाम को? काफ़ी लोग बाजार के कह रहे हैं कि साहब ऐसे एट ए टाइम जब बहुत सारी एजेंसीज भारत की इकोनॉमी को ट्रिम कर रहे हैं, आउटलुक को, वर्ल्ड बैंक ने आके बढ़ा दिया है। क्या इंटरनल्स ऐसे मजबूत नजर आ रहे होंगे उनको? आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का सवाल है, तो हमारे लिए इस पॉइंट पे एक ही बिगेस्ट डाउनसाइड रिस्क है, वो है जो ग्लोबल इकोनॉमी में होता है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आता है। तो इसको अगर इस डाउनसाइड रिस्क को हटा के देखा जाए तो डोमेस्टिक इकोनॉमी अभी भी काफी रिजिलियंट है, और हमने पिछले 6 महीने में भी देखा है कि जो हमारे